नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका साहित्य के विद्यार्थी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, कल की क्लास में हम लोगों ने भारतेंदु हरिश्चंद्र के अनदित नाटकों पर एक विस्तृत चर्चा की। ठीक है। उसमें देखिए बच्चन सिंह ने बताया कि अनेक त्रुटियों के बावजूद भी रीवा नरेश विश्वनाथ सिंह का जो आनंद रघुनंदन नाटक है, हिंदी का पहला नाटक माना जा सकता है। ठीक। हमने यह भी देखा कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के पिता गोपाल चंद गिरधर दास का नहुष नाटक था। ठीक है, जो ब्रज भाषा में लिखा गया, किसकी भांति? आनंद रघुनंदन की भांति। तो हमको यह भी पता चल गया कि आनंद रघुनंदन और नहुष की भाषा क्या है? ब्रज है। ठीक है। हमने यह भी देखा कि खड़ी बोली में नाटक लिखने का सूत्रपात भारतेंदु जी ने ही किया। इन सब बातों को हमने देखा, बड़े अच्छे ढंग से देखा। आज हम लोग उसके आगे की बात करेंगे। भारतेंदु जी के मौलिक नाटक पर एक विस्तृत चर्चा होने वाली है। उसके साथ साथ हम लोग अपनी शुरुआत पंक्ति से करते हैं। तो आज हम लोग पुनः जो मैथिली शरण गुप्त की एक पंक्ति है, ठीक है, जो यशोधरा से ली गई है और यह परीक्षा में पूछा भी गया है। वो पंक्ति है कि अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक। अबला जीवन हाय तुम्हारी यही कहानी, आंचल में है दूध और आंखों में पानी। ठीक है। किस रचना से? यशोधरा से। किसकी? यशोधरा किसकी चंपू काव्य है? यह भी प्रश्न बन चुका है हायर में। ठीक है। तो यह जो है मैथिली शरण गुप्त का चंपू काव्य है। ठीक। अब देखिए, अब हम लोग बात करेंगे भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटक क्या हैं। ठीक है। तो देखिए, कह रहे हैं उनके मतलब भारतेंदु हरिश्चंद्र के मौलिक नाटकों में वैदिक हिंसा हिंसा न भवति। मित्रों, यह कई बार पूछा कि भारतेंदु का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था। ठीक है। अगर आप थोड़ा भी पेपर ऊपर सॉल्व करते होंगे, परीक्षा से कुछ वर्षों से जुड़े होंगे, तो आप इस बात को समझ पा रहे होंगे कि कई बार पूछा कि भारतेंदु जी का प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था। ठीक है। तो प्रथम मौलिक नाटक कौन सा था? वैदिक हिंसा हिंसन भवत था। प्रेम योगिनी। ठीक है। प्रेम योगिनी। विश विशस्य विषमौषधम। ठीक है। विशस्य विषमौषधम किसका नाटक है? तो यह भी भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। चंद्रावली, भारत दुर्दशा, अंधेर नगरी, नील देवी और सती प्रताप की गणना की जाती है। मित्रों, अब हम लोग इसका सन देख लेते हैं कि भाई कब था वैदिक हिंसा हिंसा भवति, कब था? 1873 में था। ठीक है। वैदिक हिंसा हिंसा भवति कब था? 1873 में था। ठीक है। प्रेम जोगनी कब था? 1875 में था। विषमश विषमौसदम कब था? तो विषमश विषमौसदम 1876 में था। 1876 में था। श्री चंद्रावली कब था? यह भी 1876 में था। भारत दुर्दशा नेट के लिए बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है, 1880 में था। कब था? 1880 में था। नेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है कि भारत दुर्दशा, ठीक है, कई बार पूछा है। और इसमें कितने अंक हैं? 6 अंक हैं। ठीक है। अब देखिए, अंधेर नगरी 1881 में है। अंधेर नगरी कब है? 1881 में है। नील देवी, नील देवी हमसे पूछ लें, यह भी 1881 में ही है। सती प्रताप, सती प्रताप 1885, 1885, जिसे जो है कौन अधूरा मानता है? आदरणीय आचार्य रामचंद्र शुक्ल सती प्रताप को अधूरा मानते हैं। लेकिन अगर बच्चन सिंह के अनुसार और रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार पूछे कि आदरणीय भारतेंदु जी का कौन सा अधूरा नाटक था, तो प्रेम योगिनी था। यह भी प्रश्न बन चुका है। अब देखिए, कह रहे हैं, देखिए अब विषय वस्तु पे बात कर रहे हैं। विषय वस्तु क्या है? ठीक है। वैदिक हिंसा न हिंसा भवति का विषय वस्तु क्या है? ठीक है। तो मित्रों, सबसे पहले ये जानिए, एक प्रहसन है। ले, ठीक है, ये प्रहसन है। अब देखिए, कह रहे हैं यह एक प्रहसन है। यह भी परीक्षा में बन चुका है प्रश्न। ठीक है। देखिए, जो भारतेंदु जी के नाटक है, मौलिक नाटक, उनसे एक बार प्रश्न बना, जैसे भारत दुर्दशा, हायर में प्रश्न बना कि भारत दुर्दशा क्या नाट्य गीत है, भाण है? ठीक है। ऐसे प्रश्न बना तो नाट्य रासक है। हायर का प्रश्न है ये कि भारत दुर्दशा नाट्य रासक है। अंधेर नगरी पे बना कि किस प्रकार का, क्या प्रहसन है या गीत रूपक है, तो वो प्रहसन है। ऐसे प्रश्न बने हैं। देखिए, कह रहे हैं कि वैदिक हिंसा हिंसा न भवति एक प्रहसन है, जिसमें धर्म के नाम पर अनेक प्रकार के कुकृत्यों का मजाक उड़ाया गया है। ठीक है। यह एक प्रहसन है जिसमें धर्म के नाम पे जो कुकृत्य हो रहे हैं, उसका मजाक उड़ाया गया। लेकिन अभी देखिए, कह रहे हैं अंधेर नगरी 1881 जैसा तीखा व्यंग्य इसमें नहीं है। ठीक है। लेकिन कह रहे हैं कि देखिए, अंधेर नगरी की अगर आप हम कंपेयर करते हैं इससे, ठीक है, तो ये वैसा नहीं है। ठीक है। वैसा इसमें तीखा व्यंग्य नहीं है। मित्रों, अब देखिए, देखिए सबसे बड़ी बात ये देखिए, जैसे विचारों जो इतिहासकार हैं,
वो रचना काल में भी देखिए उसमें बहुत मतभेद है। अब जैसे वैदिक इंसान भवती, ठीक है, रामचंद्र तिवारी 1873 मानते हैं, ठीक है, इसका सन। अब देखिए ये 1872 मान रहे हैं बच्चन सिंह, ठीक है, और परीक्षा में कई बार पूछा 1873 सही माना है, ठीक। तो अगर हम लोग गद्य विधा पढ़ रहे हैं ना, तो रामचंद्र तिवारी को आधार बनाकर चले तो हमारे प्रश्न सही होंगे, क्योंकि प्रमाणिक पुस्तक है। अगर कुछ विवाद होगा तो हम लोग कोर्ट जा सकते हैं और हमारा प्रश्न सही हो सकता है। अब देखिए कह रहे इसमें राजकीय अस्त व्यवस्थता का बड़ा ही जीवंत चित्र खींचा गया है। जैसे अब हमसे केवल इतना पूछ ले कि किस नाटक में राजकीय अस्त व्यस्तता का बड़ा ही जीवंत चित्रण खींचा गया है, ठीक है। तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, अंधेर नगरी, ठीक है, अंधेर नगरी। हमें एक प्रश्न सही मिल गया कि भाई साहब भारतेंद्र हरिश्चंद्र का एक अंधेर नगरी नाटक है जो प्रहसन में है, 1881 ईस्वी में है, और उसमें जो है क्या किया गया, जो राजकीय अस्त व्यस्तता है उसका जो है चित्रण खींचा गया, ठीक है। अब देखिए अब हमारे सामने अगला प्रश्न क्या है। कह रहे हैं कि जो प्रेम योगिनी है वो अधूरी। हम लोगों ने चर्चा किया कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए नोट कर लीजिए कहीं, राम, ये प्रश्न बन सकता है क्योंकि रामचंद्र शुक्ल बहुत महत्वपूर्ण है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, ठीक है, सती प्रताप को अधूरा माना, ठीक है, सती प्रताप को अधूरा माना, ठीक। सती प्रताप कब था, 1883 ईस्वी में था। कहीं कहीं 85 में मिलता है, ठीक। अब देखिए रामचंद्र शुक्ल ने तो इनको अधूरा माना, लेकिन आदरणीय बच्चन सिंह, आदरणीय डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी प्रेम योगिनी को अधूरा मानते हैं, ठीक है, पर अपने अधूरेपन में ही एक अत्यंत सशक्त यथार्थवादी परंपरा को जन्म देती है। लेकिन कह रहे हैं भले अधूरी है लेकिन जो है ये एक सशक्त यथार्थवाद परंपरा को जन्म दे रही है। अब कैसे, देखिए आगे बता रहे हैं कि काशी के 4 स्थानों में जुटने वाले भिन्न भिन्न ढंग के व्यक्ति अपने कुत्सित व्यापारों की एकता में एक है, ठीक है। कह रहे कि काशी का 4 स्थान है, ठीक है, और उसमें जुटने वाले भिन्न भिन्न व्यक्ति हैं, लेकिन जो उनका कुत्सित व्यापार है उसमें उन लोगों की एकता है। लेकिन इसके बाद देखिए क्या होता है, इसके बाद कह रहे हैं बच्चन सिंह की भारतेंद्र के इस वर्णन से काशी के प्रति श्रद्धालुओं को बड़ा गहरा धक्का लगता है, लेकिन धर्म प्राण काशी का यह भी एक पहलू है, ठीक है। अब देखिए हमसे पूछ ले काशी किस विधा की रचना है, ठीक है, तो देखिए काशी जो है भारतेंद्र जी का निबंध है। ये ध्यान रखिएगा। और देखिए अब देखिए कह रहा है विश्वमौषधम में देसी रजवाड़ों की दुष्प्रवृत्तियों का उद्घाटन करते हुए उन्होंने उनके समर्थक अंग्रेजों को भी विष ही माना है, ठीक है। अब देखिए विश्वमौषधम, ठीक है, ये क्या था, ये भाण था। यह भी प्रश्न नेट में बना कि ये किस प्रकार का, तो ये भाण है, ठीक है। इसमें किसका वर्णन है, तो बड़ौदा का राज परिवार का वर्णन है, यह भी प्रश्न आया हुआ है, ठीक। अब देखिए लेकिन यहाँ क्या बता रहे हैं, यहाँ बता रहे हैं कि जो देसी राजवाड़े हैं, उनकी दुष्प्रवृत्तियों को उद्घाटित करते हुए जो उनके समर्थक हैं अंग्रेज हैं, ठीक है, उनको भी विष माना है, ठीक। अब देखिए भारत दुर्दशा में भारत की अधोगति का बहुत ही रोचक और यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया गया है। मित्रों आपको पता होगा नेट के पाठ्यक्रम में लगा हुआ है भारत दुर्दशा, तो बहुत महत्वपूर्ण 1880 ईस्वी में, ठीक है। इसमें क्या है, भारत की जो अधोगति का बहुत ही रोचक और यथार्थ चित्रण प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। आइए कुछ अलग बातें जानते हैं। देखिए भारत दुर्दशा में कुल कितने अंक हैं, तो हमसे पूछ ले 6 अंक हैं। देखिए कभी पात्र भी आ सकता है इसे, देखिए इसमें स्वयं भारत एक पात्र है जो नाटक का नायक है, ठीक है। अब विदूषक कौन है या खलनायक कौन है, तो देखिए भारत दुर्देव नाम का एक व्यक्ति है। देखिए इसे नहीं दुर्देव, ऐसे ही लग रहा है कि ये क्या होगा, खलनायक होगा, ठीक है। एक भारत भाग्य है, जो भारत भाग्य का सहयोगी है। इसमें डिसलॉयल्टी पात्र है, निर्लज्जता की बात की गई है, और हायर में हमारे प्रश्न बना कि ये नाट्य रासक या लाश रूपक है, ठीक है। ऐसे पूछा कि भारत दुर्दशा किस प्रकार का नाटक है, कि नाट्य राशक है, नाट्य गीत है, भाण है, नाटिका है। तो देखिए हमारे लिए विषय वस्तु के साथ उनके रचना काल के साथ, ठीक है, यह भी जानना आवश्यक है किस प्रकार का नाटक है ये, ठीक है। अब देखिए कह रहे हैं कि बहुत महत्वपूर्ण
श्री चंद्रावली या चंद्रावली प्रेमासक्ति का श्रेष्ठ उदाहरण है। मतलब इसमें प्रेम का महत्व है। कब था? 1876 में था। जब प्रेम का महत्व है तो जाहिर सी बात है नाटक होगा। ये नाटिका है, ठीक है, नाटिका है। ऐसे ही देखिए प्रेम योगिनी, हाँ, प्रेम योगिनी में क्या है, वह भी एक नाटिका है। अब जैसे प्रेम रूम में क्या होता है, नाटक चलता ही है। तो थोड़ा समझिए ऐसे व्यवहारिक होके, ठीक है। यह भी नाटिका है। कितने अंक हैं? तो प्रेम योगिनी में 4 अंक हैं। अब देखिए हमारे सामने अगला पाठ, बहुत शानदार। ये सब जान लीजिए, एक एक प्रश्न आपको मिल रहे हैं, ठीक है। और ऐसा परीक्षा में पूछा जा चुका है। अभी मैं एक बार आपको केवल इन्हीं के नाटक से मैं प्रश्न दिखाने वाला हूँ। देखिए कह रहे हैं नील देवी में भारतीय नारियों के वीर तत्व, पातिव्रत आदि गुणों को उभारा गया है। एक बार प्रश्न बना कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए, पंक्ति, ठीक है, शायद डी ट्रिपल एस बी पीजीटी में कहीं पे आया कि कहाँ करुणानिधि केशव सोए पंक्ति किससे ली गई, तो नील देवी से ली गई। मित्रों नोट करिएगा कि नील देवी से ही की एक पंक्ति है, कहाँ करुणानिधि केशव सोए, कभी भी पूछी जा सकती है पंक्ति है, ठीक है। ये नील देवी से ही है। इसमें क्या है, नारियों के वीरत्व की बात की गई। नील देवी में क्या है, नारियों के वीरत्व की बात की गई, ठीक है। और सुनिए, पातिव्रत की बात की गई, आदि गुणों को उभारा गया, ठीक है। इसी नील देवी में आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र पागल की भूमिका निभाए हैं, ठीक है। देखिए आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र 3 ऐसे नाटक है जिनमें खुद अभिनय किया है। पहला तो हिंदी का जो अभिनीत पहला नाटक है, ठीक है, कौन सा, जानकी मंगल। जानकी मंगल में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। चलिए स्पष्ट है सर कि जानकी मंगल में उन्होंने लक्ष्मण की भूमिका निभाई। जानकी मंगल शीतला प्रसाद त्रिपाठी का नाटक है, जो हिंदी का पहला अभिनीत नाटक माना जाता है। सर तैयार है, यह भी प्रश्न आ चुका है। नील देवी में इन्होंने पागल का अभिनय भूमिका निभाया, ठीक है सर, ये भी तैयार है, यह भी प्रश्न आ सकता है 1881 और आया ही है, बहुत इंपॉर्टेंट। देखिए एक नाटक है इनका सत्य हरिश्चंद्र, ध्यान दीजिएगा, सत्य हरिश्चंद्र, जिसकी चर्चा हम लोगों ने कल किया था, ठीक है, जिसे आदरणीय बच्चन सिंह अर्धअंधित मानते हैं, आदरणीय रामचंद्र शुक्ल अंधित मानते हैं। उसमें इन्होंने हरिश्चंद्र के का अभिनय किया, ठीक। अब देखिए कह रहे हैं सती, अब ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न आ चुका है। मित्रों एक एक लाइन से प्रश्न है, आप पेपर सॉल्व कर लीजिएगा, एक एक लाइन से प्रश्न है यहाँ पे, ठीक है। सती प्रताप में सावित्री के माध्यम से एक उच्चादर्श की प्रतिष्ठा की गई, ठीक है। मतलब समझ रहे हैं, जो सती प्रताप है किसका है, पहले तो क्लियर हो, ये आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, देखिए बार बार जब सती प्रताप आए तो बोलते रहिए आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अंदर यह अधूरा नाटक है, ठीक है। इसमें क्या है, काशी की वास्तविक स्थिति का वर्णन है, लेकिन ध्यान दीजिए इसमें सावित्री के माध्यम से एक उच्चादर्श की प्रतिष्ठा की गई है। यह हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि किस नाटक में, प्रश्न आ चुका है कि भारतेंदु हरिश्चंद्र के किस नाटक में सावित्री के माध्यम से एक उच्चादर्श की प्रतिष्ठा की गई, ठीक है। तो सती प्रताप के माध्यम से। सती प्रताप कब था, देखिए 1883 भी मिलता है, 1885 भी मिलता है, ठीक है। रामचंद्र तिवारी जी 1885 मानते हैं। अब देखिए यह एक गीति रूपक था, यह भी जान लीजिए, ठीक है। अच्छा एक बात और, जैसे अधूरा तो था, लेकिन रामचंद्र शुक्ल ने बताया कि जो भारतेंद्र के फुफेरे भाई थे राधा कृष्ण दास, ठीक है, राधा कृष्ण दास ने ही इसे पूरा किया, ठीक है। और यह भारतेंदु का अंतिम नाटक है। ध्यान दीजिएगा, कभी यह भी प्रश्न बना है कि भारतेंदु का पूर्ण नाटक सती प्रताप को किसने पूरा किया, तो हमें ध्यान रखना होगा कि उनके भाई, फुफेरे भाई, कभी संबंध भी पूछ सकता है। एक बार टीजीटी में प्रश्न बना कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का गोपाल चंद्र गिरधर दास से कैसा संबंध था, मतलब क्या पिता थे, भाई थे, चाचा थे, मामा थे, ऐसे प्रश्न बने हैं, इसको हमें ध्यान रखना होगा। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, ठीक है, आगे हमसे ये कह रहे हैं कि देखिए विषय वस्तु के साथ साथ नाट्य तंत्र के प्रति भी भारतेंदु ने आधुनिक दृष्टिकोण ही अपनाया, ठीक है। क्या किया, विषय वस्तु के साथ नाट्य तंत्र के प्रति भारतेंदु ने क्या किया, आधुनिक दृष्टिकोण को ही अपनाया, ठीक है। ऐसा नहीं कि जो है पुरानी बातों को लेकर घूम रहे हैं, मतलब तत्कालीन जो लोक चेतना है उसी को आधार बना के, ठीक। अब देखिए नाटक नामक निबंध, नोट करिएगा, यह नाटक क्या है, यह निबंध विधा की रचना है। कभी ऐसा मत लगा दीजिए कि नाटक नामक नाटक है, नहीं, नाटक नामक निबंध है, क्योंकि यह परीक्षा में पूछा जा सकता है। क्योंकि एक बार प्रश्न बना क्या, ओल्गा से गंगा की विधा क्या है, ठीक है, ये कहानी है,
ठीक है, ओल्गा से गंगा सतमी के बच्चे, राहुल संकृत्यान की कहानी। एक बार प्रश्न बना, देवरानी जेठानी की कहानी कौन सी विधा है? यह उपन्यास है और उसमें कहानी पहले विकल्प में रखा। एक बार प्रश्न बना, बाण भट्ट की आत्मकथा किस विधा की रचना है? ठीक है, आपको पता होगा कि बाण भट्ट की आत्मकथा क्या है, उपन्यास है और उसमें आत्मकथा पहले को रखा। तो जो गंभीर विद्यार्थी नहीं है, जो केवल फॉर्म भर के परीक्षा देने जाते हैं, उनके लिए समस्या होने वाला है। लेकिन जो लोग वर्षों से लगे हुए हैं, ठीक है, सीरियस है कि नहीं भाई मुझे कुछ करना ही करना है, तो उनके लिए तो ये प्रश्न एकदम उपहार स्वरूप है। लेकिन ध्यान दीजिए, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। अब देखिए, कह रहे हैं नाटक नामक निबंध में उनका कहना क्या है? ठीक है, अब जैसे यही पूछ ले हमसे, अब हमसे पूछ ले क्या कि ये जो पैराग्राफ आगे आ रहा है कि ये किस नाटक से है या किस निबंध से है, ठीक है, ऐसे भी बन सकता है। देखिए, अब नाटक में कहीं आशी प्रभृति नाट्यालंकार, कहीं प्रकरी, कहीं संफेट, कहीं पंचसंधि व ऐसे ही अन्य विषयों की कोई आवश्यकता नहीं रही। संस्कृत नाटक की बात हिंदी नाटक में इसका अनुसंधान करना व किसी नाटकांग को इनको यत्न पूर्व नाटकांग में इनको यत्न पूर्वक रखकर हिंदी नाटक लिखना व्यर्थ है। ये सारी बात बच्चन सिंह नहीं कह रहे हैं, बल्कि ये सारी बात नाटक नामक निबंध में आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र जी बता रहे हैं कि संस्कृत नाटक की भांति जो है हिंदी नाटक में किसका अनुसंधान करना, यही नाट्य अलंकार, कहीं प्रकृति संफेट, ठीक है। तो ये सब जो है चीजें क्या है, इस तरह अगर हम हिंदी नाटक लिख रहे हैं तो व्यर्थ है। अब देखिए, कह रहे हैं कि प्रेम जोगनी के पारिपार्श्विक का कथन भी इसके अनुकूल है। अब देखिए, कह रहे हैं कि उसके खेलने से लोगों को वर्तमान समय का ठीक नमूना दिखाई पड़ेगा और वह भी नई पुरानी दोनों रीति से मिलकर बना है। वस्तुतः समय का ठीक नमूना प्रस्तुत करने के लिए ही उन्होंने अधिकांश नाटक लिखे हैं। बहुत महत्वपूर्ण, ठीक है। अब देखिए, हमसे पूछ ले कि पारिपार्श्विक का संबंध किससे है, ठीक है, तो प्रेम जोगनी नाटक से है, ऐसे बन सकता है। वो क्या है, वस्तुतः जो है, देखिए, समय का ठीक नमूना लोक चेतना को प्रदर्शित करने के लिए बच्चन सिंह ने क्या शुरू में ही बताया कि नाटक दृश्य श्रव्य काव्य है। आचार्य रामचंद्र जी ने कहा नहीं भैया, नाटक केवल दृश्य काव्य है। बच्चन सिंह ने बताया कि जो है तत्कालीन लोक चेतना को उजागर करने के लिए नाटक लिखे गए। वही चीज देखिए, समय का ठीक नमूना प्रस्तुत करने के लिए उन्होंने अधिकांश नाटक लिखे। मतलब समझ रहे हैं किसने? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। देखिए, अब आगे हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अब देखिए, कह रहे हैं कि अपनी सांस्कृतिक परंपरा के प्रति पूर्णतः निष्ठावान रहते हुए उन्होंने सामान्य जीवन के विविध पात्रों, दलाल, गंगापुत्र, गडेरिया, कुजरिन, कवि, एडिटर को अपने नाटकों में यथार्थ रूप में चित्रित किया। मित्रों, देखिए, जब व्यक्ति किसी अपने सांस्कृतिक परंपरा के प्रति क्या होता है, श्रद्धावान होता है, निष्ठावान होता है, तो वो क्या अपने नाटों में या कोई लेख लिख रहा है तो उसमें गंगा पुत्र, ठीक है, गडेरिया, इन सब के प्रति क्या है, निष्ठा रखेगा, ठीक है। लेकिन देखिए आगे क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं कि भारत दुर्दशा में पूरा सुशिक्षित मध्य वर्ग ही पात्र है जिसे आगत संकट से देश उद्धार करना है। देखिए, लेकिन जो भारत दुर्दशा है उसमें क्या है, सुशिक्षित मध्यम वर्ग ही पात्र है जिसे क्या करना है, जो देश में संकट आने वाले हैं उस संकट को रोक कर देश का उद्धार करना है, ठीक है। अब देखिए, इस सिलसिले में अधिक जिम्मेदारी कवि और एडिटर पर है, मुख्यतः एडिटर पर है। संपादक के इस दायित्व का बोध भारतीय तथा उनके सहयोगियों को अच्छी तरह ज्ञात था। अब देखिए, वे स्वयं संपादक थे और उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने में जो निस्वार्थ प्रयत्न किया वह बाद में बहुत कम देखा गया। मित्रों देखिए, हम जब देखते हैं कि आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र तीन पत्रों का संपादन करते हैं, ठीक है, तो ये बातें स्पष्ट हो जाती कि वो स्वयं संपादक थे। उन्होंने क्या किया, उन्होंने राष्ट्रीय चेतना को जगाने के लिए निस्वार्थ भाव से हिंदी साहित्य में योगदान दिया, ठीक है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब देखिए, अपने विचारों को नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए उन्होंने कई नाट्य संस्थाएं भी स्थापित की। क्या है, जैसे वो अपने विचार पहुंचाने चाहते थे लोगों तक, ठीक है, तो उन्होंने क्या किया, नाट्य संस्थाओं का स्थापना कर दिया, ठीक है। अब कभी प्रश्न ऐसे बन जाए कि किस लेखक ने नाटक अपने विचारों को नाटक के माध्यम से जनता तक पहुंचाने के लिए कई नाट्य संस्थाएं स्थापित की, कभी ऐसे सीधे प्रश्न बन सकता है। तो भारतीय नरेशन से देखिए, प्रश्न बहुत इजी है लेकिन वैचारिक है और यहाँ गलतियां होना स्वाभाविक है, ठीक है। मैं 90% कह सकता हूँ लोग गलत करके आएंगे, ठीक। अब देखिए, जो समय समय पर नाटकों को रंगमंच पर उतारा करती थी, क्या है, जो नाट्य संस्थाएं स्थापित किया उन्होंने क्या किया,
जब नाट्य संस्थाओं को स्थापित कर दिया तो जो है वही नाटक जो है रंगमंच पे उतारे गए। मित्रों एक प्रश्न आया, ठीक है, पीजीटी में आया कि जयशंकर प्रसाद का स्पेशल कथन था कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ठीक है, जहां रंगमंच हो रहा है वो नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल, ठीक है, यह भी प्रश्न बन चुका है। अब देखिए, पारसी नाटक कंपनियों के कुरुचिपूर्ण और असामाजिक भावनाओं के परिहार का प्रयास भी उन्होंने इसी माध्यम से किया है। अब देखिए, अब देखिए ये बहुत महत्वपूर्ण लाइन है। अब जिसे हमसे पूछ ले कि रंगमंच की दृष्टि से उनका सबसे मतलब हमसे पूछ ले कि रंगमंच की दृष्टि से भारतेंद्र जी का सबसे महत्वपूर्ण नाटक कौन सा है, ठीक है, तो रंगमंच की दृष्टि से अंधेर नगरी है। मित्रों जब मैं हाई स्कूल में पढ़ाई कर रहा था तो जो वार्षिक उत्सव होता था उसमें अंधेर नगरी नाटक का क्या होता था, अक्सर मंचन होता था। क्यों होता था? क्योंकि इजी था, ठीक है, इजी था मंचन करना। लेकिन अभी प्रसाद के नाटकों को आपको रंगमंच पे प्रस्तुत करना हो तो बहुत कठिन हो जाएगा। इसीलिए देखिए प्रसाद जी गुस्सा हो गए इस बात से, इसीलिए उन्होंने कहा कि रंगमंच नाटक के अनुकूल होना चाहिए, ना कि नाटक रंगमंच के अनुकूल। यह कथन पूछा जा चुका है, इसे नोट कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए, नौटंकी शैली पर आधारित यह नाटक अपने क्रियात्मक शब्दों से, व्यंग्यात्मक गीतों से ऐसा नाट्यबिंब प्रस्तुत करता है जो सामाजिक होते हुए भी समय को अतिक्रमित कर जाता है। मित्रों इसमें क्या हुआ, इसमें जो है नौटंकी शैली पे सारी बात की गई, ठीक है, कैसे भ्रष्ट प्रशासन है, ठीक है, कैसे राजकीय कितनी व्यस्त है, जो है राजकीय प्रशासन है वो कितना व्यस्त है, ठीक है, नारायण दास के माध्यम से, ठीक है, हलवाई के माध्यम से, गोवर्धन दास के माध्यम से, जो महंत का शिष्य है गोवर्धन दास, महंत के शिष्य है नारायण दास, कुजड़ी हलवाई, इन लोगों के माध्यम से क्या है, ठीक है, व्यंग गीतों के माध्यम से, ठीक है, सामाजिक चेतना को प्रस्तुत किया गया, ठीक। अब देखिए आगे क्या कह रहे हैं, आगे देखिए, कह रहे हैं कि उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्ति तो नहीं हुआ, नहीं मिलेगा, ठीक है। अब देखिए, अब जैसे एक बार पूछा, ठीक है, 21 में ये प्रश्न पूछा कि तुलसी और कबीर, ठीक है, एक मिशन के तहत लिख रहे थे, ये किसका कथन है, ठीक है। कभी ऐसे भी प्रश्न बन सकता है कि किसके संदर्भ में आदरणीय बच्चन सिंह ने कहा कि उस युग में इतना प्राणवान, जिंदा दिल, प्रबुद्ध और जागरूक दूसरा व्यक्ति नहीं मिल सकता, ठीक है। एक बार प्रश्न पूछा कि बिहारी जो है ग्रामीण चेतना के प्रति घृणा का भाव दिखाते, ये किसका कथन है, ठीक है, यह भी बच्चन सिंह का था, ऐसे मिलता जुलता कथन है। तो ध्यान दीजिए बच्चन सिंह आज के समय में लिए बहुत उपयोगी हैं और इस बात की गंभीरता को समझना पड़ेगा। देखिए सब पढ़ाई करते रहिए लेकिन कुछ एक्स्ट्रा काम हम लोग को करना पड़ेगा अगर अच्छा करना है कुछ। देखिए कह रहे हैं उन्होंने जिस महान उद्देश्य से चालित होकर साहित्य सेवा का कार्य अपने हाथों में लिया था वह अशिधारा व्रत की तरह अत्यंत दुष्टर था, ठीक है। देखिए जो साहित्य सेवा, ठीक है, आदरणीय भारतेंद्र जी ने किया, ठीक है, वो शायद किसी ने किया हो और इसी सेवा के कारण आज हम लोग क्या है इन्हीं के प्रश्नों को सही करके नौकरी पा जा रहे हैं, तो ये हमारे लिए महत्वपूर्ण है। अब देखिए इसका मूल्य भी उन्हें कम नहीं चुकाना पड़ा, ठीक है, बड़े बड़े सत्ताधारियों ने उनके विरुद्ध क्या क्या षड्यंत्र नहीं किए, ठीक है। जैसे आप देखिए किसी महान उद्देश्य से साहित्य सेवा कर रहे हैं, ठीक है, आपका ये नहीं उद्देश्य है कि भाई मुझे राजनेता को खुश करना है, ठीक है, आप ऐसी कविताएं लिख रहे हैं कि एक आदमी रोटी बेलता है, एक आदमी रोटी सेकता है, एक तीसरा आदमी है जो रोटी ना बेलता है ना सेकता है। मैं पूछता हूँ ये तीसरा आदमी कौन है, मेरे देश की संसद मौन है। भाई साहब जब ऐसे प्रश्न आप करने लगेंगे, ठीक है, राजनेताओं से, ठीक है, देश के प्रशासन से, देश के, ठीक है, राजनीतिक जो प्रणाली है वहां से आप प्रश्न करने लगे, न्याय व्यवस्था से प्रश्न करने लगे, तो मित्रों देखिए आपके खिलाफ एक षड्यंत्र होगा, आपको बैठने नहीं दिया जाएगा। वही चीज इनके साथ हुआ। कह रहे हैं ब्रिटिश महाप्रभुओं ने उन्हें डराने धमकाने में क्या क्या हथकंडे नहीं अपनाए, ठीक है, पर हरिश्चंद्र अपने सत्य विचारों से कभी नहीं डिगे। जो कुछ उन्होंने उचित समझा, ठीक समझा, देश और जन कल्याण के अनुकूल समझा, उसे डंके की चोट पर कहा, ठीक है, ठीक है, जो उनको लगा भाई ये उचित है, ठीक है भाई देश का कल्याण इससे हो सकता है, ठीक है, उन्होंने क्या किया उसे डंके की चोट कहा, ठीक है। उनका व्रत भी तो था, पै दृढ़ व्रत श्री हरिश्चंद्र को तरह न सत्य विचार, ठीक है। अब हमसे पूछ सकता है कि
कि पै दृढ़ व्रत श्री हरिचंद को टरै न सत्य विचार, ये किसका व्रत है? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, नाम में ही आ गया है। ठीक, अब देखिए, यह केवल अयोध्या नरेश सत्य संध हरिश्चंद्र के संदर्भ में ही सत्य नहीं था, बल्कि स्वयं भारतेंद्र के संबंध में उससे बड़ा सत्य था। मतलब समझ रहे हैं, ये केवल जो अयोध्या के सत्य संध हरिश्चंद्र थे उनके बारे में नहीं था, बल्कि जो है स्वयं भारतेंद्र के संबंध में भी ये बड़ा सत्य था कि पै दृढ़ व्रत श्री हरिचंद को टरै न सत्य विचार। देखिए, अब हम लोग की आज अंतिम लाइन है, क्या कह रहे हैं कि इसे कुछ लोग भारतेंदु की गर्वोक्ति मानते हैं, पर यही तो उनके जीवन का सत्य था। कह रहे हैं कुछ लोग इसी को गर्वोक्ति मानते हैं, ठीक है, लेकिन जो है अगर आप विचार करते हैं सूक्ष्मता से तो ये बातें स्पष्ट होती हैं कि भारतेंदु हरिश्चंद्र का, ठीक है, यही जीवन का सत्य था, यही तो उनके जीवन का संपूर्ण साधना थी। ठीक है, यही तो क्या है, उनके जीवन की संपूर्ण साधना थी, अन्यथा भारतेंदु के स्थान पर वे ही सैयद अहमद की तरह सर होते। ठीक है, जो भारतेंदु उपाधि मिली ना साहित्यकारों के द्वारा, ठीक है, तो उसके स्थान पे क्या होते, जैसे सर सैयद अहमद, ठीक है, सैयद अहमद को क्या उपाधि मिल गई, सर अहमद मिल गई, ठीक है, सर सैयद अहमद, तो उसी तरह जो है सर भारतीय सर हरिश्चंद्र होता, लेकिन उन्होंने जो साहित्य सेवा को, ठीक है, समय दिया, ठीक है, उन्होंने ना अंग्रेजों के शासन से डरा, ठीक है, ना जो है सत्ताधारियों से डरा, अपनी बात खुल के कही, ठीक है। अब अंधेर नगरी को ही देख लीजिए, ठीक है, जो भ्रष्ट शासन तंत्र है उस पर प्रहार किया, आज भी प्रासंगिक है, ठीक है, आज भी आप देखिए ये चीजें कहीं ना कहीं प्रासंगिक है। अब देखिए, जैसे जो प्रश्न बने मैं आपको एकदम जल्दी जल्दी में बताता हूँ। एक बार केवीएस पीजीटी में हमसे प्रश्न पूछा कि पांचवें पैगंबर किसका नाटक है, तो देखिए पांचवें पैगंबर नाटक जो है किसका है, यह आदरणीय भारतेंदु हरिश्चंद्र का है, ठीक है, पांचवें पैगंबर किसका नाटक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र का है। ठीक, अब अब देखिए एक बार प्रश्न बना नेट में कि विश्वश विष्मौषधम भाण है कि प्रहसन है, तो विश्वश विष्मौदम क्या है, भाण है, ठीक है, जैसे इसका नाम है वैसे भाण समझिए आप, भाण भी थोड़ा डिफरेंट नाम लग रहा है ना। देखिए एक बार प्रश्न बना कि भारतेंद्र जी ने किसकी रचना एक रात में की, ठीक है, तो अंधेर नगरी की रचना एक रात में की। एक बार प्रश्न बना कि कहाँ करुणानिधि केशव सो, ये पंक्ति किस नाटक से है, ठीक है, तो नील देवी से है। एक बार प्रश्न बना कि जो है रामचंद्र शुक्ल किस नाटक को अधूरा मानते हैं, तो सती प्रताप को। एक बार प्रश्न यह भी बना कि इसे पूरा किसने किया, तो राधा कृष्ण दास ने, ठीक है। एक बार प्रश्न बना जो है कि विद्या सुंदर नाटक किससे अनुदित है, तो चौर पंचाशिका से अनुदित है। पाखंड विडंबन का प्रश्न बना मित्रों कि पाखंड विडंबन जो है किससे अनुदित है, तो संस्कृत के जो कृष्ण मिश्र हैं उनका जो प्रभु चंद्रोदय उससे अनुदित है। एक बार मित्रों प्रश्न बना सत्य हरिश्चंद्र किसके आधार पर लिखा गया, तो देखिए क्षेमेश्वर की कृत चंड कौशिक के आधार पर लिखा गया, ठीक है। ये देखिए ढेर सारे जो प्रश्न परीक्षा में पूछे गए, ठीक है, उनका हम लोगों ने जल्दी से रिवीजन किया। उम्मीद करता हूँ यह क्लास आपके लिए परीक्षा उपयोगी होगा, आपको यह पढ़ के बड़ा मजा आ रहा होगा, और मैं आपसे उम्मीद करता हूँ ना कि आप भी बच्चन सिंह के बुक ले लीजिए और साथ में ऐसे लाइन टू लाइन पढ़ते चलिए। मित्रों आपका किया गया मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगा, इस बात को हमेशा ध्यान रखिएगा, कहीं ना कहीं वो फलित होगा, ठीक है, और कभी ऐसा फलित होगा ना कि एक ही प्रश्न आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बना देगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए लगातार हम लोग काम करते रहेंगे। धन्यवाद, जय गुरुदेव।